तो आज हम वियतनाम के बनने की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये सिर्फ लड़ाइयों की तारीखें नहीं हैं, बल्कि एक पहचान कैसे बनती है, बिगड़ती है, फिर बनती है, उसकी कहानी है। हाँ बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात तो ये वियतनाम नाम ही है। ये कैसे पड़ा? हाँ, ये बहुत मजेदार है। देखिए, 1800 के दशक की शुरुआत थी। एक राजा थे, उन्होंने बिखरे हुए इलाकों को जोड़ा, जो आज के वियतनाम जैसा दिखता है। अच्छा। वो नाम रखना चाहते थे, नाम वियत। लेकिन पड़ोसी चीन को थोड़ी आपत्ति थी। ओहो, चीन को आपत्ति? क्यों? हाँ, तो उनके कहने पर अक्षर पलट दिए गए और नाम बन गया वियतनाम। क्या बात है, पलट दिया। राजा को मानना पड़ा, पर सोचिए, इस नाम को पूरी तरह से अपनाने में 1945 तक का वक्त लग गया। गजब है। मतलब नामकरण से ही ये बाहरी प्रभाव और अंदरूनी पहचान का तनाव साफ दिखता है। और आपने पहले कहा था कि इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता, उसे कई बार गढ़ा भी जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे आज वियतनाम की सड़कों पर देखिए, कई नाम उन नायकों के हैं जिन्होंने चीनी शासन का विरोध किया था। हाँ, होते हैं। पर हो सकता है जब वो नायक असल में थे, तब उनकी पहचान इतनी साफ तौर पर चीन विरोधी न रही हो। वक्त के साथ जरूरत के हिसाब से कहानियां बदलती हैं, घड़ी जाती हैं। सही बात है। इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान का आईना भी एक तरह से। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। हजारों साल पहले वो डोंगसॉन संस्कृति के मशहूर कांस्य के ढोल। हाँ, डोंगसॉन के ढोल बहुत महत्वपूर्ण है। उन पे जो कलाकृतियां हैं, वो पंखों वाले योद्धा, भैंसों से हल चलाते किसान, ऊंचे खंभों वाले घर, ऐसा लगता है जैसे उस जमाने की पूरी जिंदगी दिख जाती है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये ढोल सिर्फ आज के वियतनाम में नहीं मिले, दक्षिणी चीन में भी और दक्षिण पूर्व एशिया के काफी बड़े इलाके में मिले हैं। अच्छा। तो मतलब इन्हें बनाने वाले लोग शायद युए कहलाते थे। ये चीनी दस्तावेजों में दक्षिण के लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम नाम था। ये दिखाता है कि उस वक्त संस्कृतियां आज की तरह बटी हुई नहीं थी, सीमाएं उतनी साफ नहीं थी। और इसी दौर में कोलुआ जैसी जगहों पर बहुत विशाल किलेबंदी भी मिली है। मतलब लाखों दिन लगे होंगे बनाने में। ये एक ताकतवर संगठित राज्य का सबूत है। लेकिन फिर उत्तर से हान साम्राज्य का असर बढ़ने लगा। हाँ बिल्कुल। 111 ईसा पूर्व आते आते आज का जो उत्तरी वियतनाम है, वो औपचारिक रूप से हान साम्राज्य का हिस्सा बन गया। वाह। और फिर हान शासकों ने अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश की, स्थानीय रिवाज बदलने की कोशिश की। और इसी से वो मशहूर विद्रोह हुआ, दो बहनों वाला। हाँ बिल्कुल। त्रुंग त्राक और त्रुंग नहीं, हाय बाथरूम कहते हैं उन्हें। उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। जबरदस्त। विद्रोह तो खैर दबा दिया गया। हाँ, जनरल मा युआन ने दबा दिया। लेकिन ये टकराव, मतलब बाहरी प्रभाव और स्थानीय पहचान के बीच का जो संघर्ष है, उसका एक बड़ा उदाहरण है। सही कहा। वो कांसे के ढोलों को पिघलाकर घोड़े की मूर्तियां बनाने वाली बात, वो इसी सांस्कृतिक दबाव का प्रतीक लगती है ना। हाँ बिल्कुल, एक तरह से पहचान मिटाने की कोशिश। लेकिन देखिए, वियतनाम सिर्फ लाल नदी डेल्टा की कहानी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है। अच्छा, और क्या था? उसी दौरान पहाड़ों में एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। कुछ इतिहासकार उसे डोंग वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ ताई जैसे समूह रहते थे। उनकी अपनी उन्नत सभ्यताएं थीं, जैसे नान झाओ राज्य। उन्होंने तो एक बार हान राजधानी पर भी कब्जा कर लिया था। अरे वाह। और दक्षिण में मेकोंग डेल्टा? हाँ, वहाँ फूनान नाम की एक बहुत अहम सभ्यता थी। ओकियो जैसी जगहों पर खुदाई हुई है। पता चलता है कि ये भारत और चीन के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र था। सोचिए, वहाँ रोमन सिक्के तक मिले हैं। रोमन सिक्के? गजब। बाद में ये इलाका शक्तिशाली खमेर साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और मध्य वियतनाम के तट का क्या? वहाँ चंपा के कई राज्य फले फूले। ये ऑस्ट्रोनेशियन लोग थे, मतलब समुद्री रास्ते से आए लोग, जिनकी भाषाएं आज के इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसी भाषाओं से मिलती जुलती हैं। अच्छा, अलग ही लोग थे। बिल्कुल। उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया, हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा और शानदार मंदिर बनाए, जैसे माईसॉन में। कई सदियों तक चंपा और उत्तर के डाई वियत राज्य के बीच लड़ाइयां चलती रहीं। डाई वियत मतलब वो राज्य जो हान प्रभाव से आजाद होने के बाद बना था। अच्छा, उनमें संघर्ष था? बहुत ज्यादा। एक चाम नायक थे, चे बोंग ना। उन्होंने तो एक बार डाई वियत की राजधानी तक पर कब्जा कर लिया था। तो मतलब एक ही समय में कई अलग अलग पहचाने, अलग अलग सत्ता केंद्र पनप रहे थे।
अब उस उत्तरी राज्य दाई वियत की बात करते हैं। उन्हें स्वतंत्रता कैसे मिली? चीन से? हाँ, देखिए 10वीं सदी में चीन का तांग साम्राज्य कमजोर हो गया। तो अन्नम यानी उत्तरी वियतनाम का जो तत्कालीन चीनी नाम था, वहां के स्थानीय सरदार आपस में लड़ने लगे सत्ता के लिए। अच्छा। अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई। हाँ। दिनबो लिन नाम के एक सरदार थे, काफी क्रूर माने जाते हैं। उन्होंने सबको हराकर हुआ लू को राजधानी बनाया और डाई को वियत नाम का राज्य स्थापित किया। लेकिन असली और कह सकते हैं स्थायी आजादी वो मिली 938 में, जब नोगो क्वेन ने बागडांग नदी पर चीनी नौसेना को एक बहुत ही शानदार रणनीति से हराया। ये वियतनामी इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। बागडांग नदी, ये नाम तो फिर आएगा शायद। हाँ, बिल्कुल आएगा। तो इसके बाद क्या हुआ? थोड़ी स्थिरता आई। हाँ, कुछ हद तक। इसके बाद आया ली राजवंश 1009 से 1226 तक। उन्होंने बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा दिया, राज्य को स्थिर करने की कोशिश की और राजधानी को थांगलोंग ले गए, यानी आज का हनोई। अच्छा, हनोई राजधानी तब बनी। हाँ। फिर आया त्रान राजवंश 1226 से 1400 तक। इनके खास बात थी कि इन्होंने सत्ता को परिवार में ही रखने के लिए आपस में ही शादियां की। ओ, पारिवारिक नियंत्रण। और इन्होंने मंगोलों को हराया था, है ना? वो बड़ा मशहूर है। हाँ, बिल्कुल। त्रान राजवंश के समय ही महान जनरल ट्रान हुंग डाओ ने 3 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया। सबसे मशहूर लड़ाई फिर से बागडांग नदी पर हुई, वही नदी। हाँ, उन्होंने गोक्वेन वाली पुरानी तरकीब दोहराई और जीत गए। कमाल है। लेकिन फिर त्राण वंश का अंत कैसे हुआ इतनी सफलता के बाद? देखिए, अंत में यहाँ भी अंदरूनी कला हावी हो गई। बाहरी दबाव तो थे ही, लेकिन अंदरूनी झगड़े बढ़ गए। कैसे? ले क्विल ली नाम का एक बहुत महत्वाकांक्षी और चतुर दरबारी था। उसने धीरे धीरे सारी ताकत अपने हाथ में ले ली और आखिरकार 1400 में त्राणवंश को खत्म कर दिया। ओह। तो ये एक तरह से अंदरूनी झगड़ों और बाहरी दबावों के उस लंबे दौर का अंत था और इसने एक नए युग की शुरुआत की राह बनाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम वियतनाम के इतिहास के एक काफी दिलचस्प दौर पर नजर डाल रहे हैं। करीब 1400 से लेके 1900 के दशक तक का समय। ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेखों और रिसर्च पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। ये वो दौर है जब वियतनाम की शक्ल कई बार बदली। सत्ता का खेल, बाहरी हमले और देश के अंदर भी यूं समझिए काफी उथल-पुथल मची हुई थी। देखा जाए तो आज के वियतनाम की नींव इसी मुश्किल दौर में पड़ी। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत 1400 के आसपास से करें। हो क्वी ली का जिक्र आता है। उन्होंने राजधानी को एक नई, थोड़ी अजीब सी जगह, पश्चिमी राजधानी में बदला। क्यों? हाँ, ताए डो। शायद सुरक्षा के लिहाज से सोचा होगा, पर उनका शासन ज्यादा चला नहीं। फौरन ही चीन के मिंग राजवंश का हमला हो गया। ओहो, और इस मिंग हमले का असर क्या हुआ? असर दोहराता बड़ा दिलचस्प। एक तरफ तो प्रशासन में, परीक्षा प्रणाली में, सरकारी कामकाज में चीनी तौर तरीके बढ़ गए। इसे सीनीकरण या चीनीकरण कहते हैं। पर दूसरी तरफ लोगों के मन में मिंग शासन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी पनपा। अच्छा, ऊपर से चीनी असर पर अंदर से विरोध। बिल्कुल। शासन ज्यादा चीनी हो गया पर लोगों का रवैया कम। और इसी माहौल में फिर लेलोई जैसे नेता उभरे होंगे। वो कहानी है ना कि उन्हें कोई जादुई तलवार मिली थी। हाँ, वो कहानी। और उनके जो सलाहकार थे ग्वेन त्राय, उन्होंने ऐसी कहानियों को फैलाकर लोगों को एकजुट करने में बड़ी मदद की। ये हौसला बढ़ाने के तरीके थे असल में। तो लेलोई ने मिंग को हरा दिया? हाँ, हरा दिया और ले राजवंश की शुरुआत हुई। ये राजवंश खासकर ले थान टोंग के समय में काफी शक्तिशाली बना। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, सीमाएं बढ़ाई, प्रशासन मजबूत किया। और उन्होंने कन्फ्यूशियस नियमों को भी बढ़ावा दिया, है ना? बौद्ध धर्म का असर कम किया। सही कहा। समाज में पद, शिक्षा और राजा के अधिकार पर ज्यादा जोर दिया गया। बौद्ध धर्म थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन ये जो विस्तार था और जिसे वो एक सभ्यता मिशन की तरह देखते थे, उससे पड़ोसियों के साथ दिक्कतें हुई होंगी। बिल्कुल। जैसे चंपा राज्य था, उनके साथ रिश्ते खराब हो गए। एक तरह की सोच बन गई कि हम ज्यादा सभ्य हैं। यही चीजें बाद में अंदरूनी कमजोरी का कारण भी बनी। और फिर अंदरूनी झगड़े बढ़ गए। मैके राजवंश आया। हाँ, ले राजवंश कमजोर पड़ा तो मैके परिवार ने कब्जा कर लिया, लेकिन वो भी टिक नहीं पाए और देश फिर बट गया। हालत ये थी कि करीब 2 सदियों तक उत्तर में थ्रिन परिवार का राज था
और दक्षिण में गुयेन परिवार का। नाम के लिए ले राजा गद्दी पर थे, पर ताकत इनके पास थे। तो देश दो हिस्सों में बढ़ गया था असल में। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस बंटवारे से दो अलग-अलग तरह की वियतनामी संस्कृतियां भी पनपने लगीं। अच्छा, कैसे? दक्षिण का इलाका डांग ट्रोंग वो समुद्र के पास था, तो व्यापार पे ज्यादा ध्यान था। होयान जैसे बंदरगाह बहुत चले, विदेशियों से जैसे पुर्तगाली, डच, इनसे संपर्क बढ़ा, तो सोच थोड़ी ज्यादा खुली हुई थी। और उत्तर? उत्तर डांग नोआए वो ज्यादा पारंपरिक रहा, खेती पर आधारित कन्फ्यूशियस विचारों का ज्यादा असर। तो दो अलग तरह के वियतनाम बन रहे थे। फिर ये बंटवारा कैसे खत्म हुआ? कोई क्रांति हुई? बिल्कुल, 18वीं सदी के आखिर में आई ताय सोन क्रांति। 3 भाई थे, उन्होंने पुराने शासकों को उखाड़ फेंका, त्रिंग, गुयन और नाम के ले राजा सबको हटा दिया। बहुत ही अराजकता का दौर था वो। और इसी अराजकता से कोई नया ताकतवर नेता उभरा? हाँ, गुयेन फूकान, ये भागे हुए गुयेन परिवार के ही थे। उन्होंने इस उथल-पुथल का फायदा उठाया। सालों तक लड़ाई चली, उन्होंने थाईलैंड से भी मदद ली और एक फ्रांसीसी बिशप थे, पियने पिग्न्यू द बहन, उनकी भी मदद ली। फ्रांसीसी बिशप? हाँ, और आखिरकार गुयेन फुक आन कामयाब हुए। उन्होंने पहली बार लगभग पूरे आज के वियतनाम को एक शासन के तहत एकजुट किया और वो खुद सम्राट जिया लॉन्ग बन गए। आज का जो वियतनाम का नक्शा है वो यहीं से बनना शुरू हुआ। तो जिया लॉन्ग और फिर उनके बेटे मिन मांग, इन्होंने इस नए एकजुट वियतनाम को मजबूत करने की कोशिश की होगी। बिल्कुल, जिया लॉन्ग ने युद्ध के बाद देश को संभाला, मिन मांग ने कन्फ्यूशियस नियमों को और भी सख्ती से लागू किया, प्रशासन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, साम्राज्य का विस्तार भी जारी रखा, खासकर कंबोडिया की तरफ। लेकिन उनकी एक नीति वो थोड़ी भारी पड़ गई। कौन सी नीति? विदेशियों और खासकर कैथोलिक मिशनरियों के प्रति उनका रवैया बहुत सख्त था। उन्हें शक की नजर से देखा जाता था। और यही सख्ती क्या ये फ्रांसीसियों के आने का एक कारण बनी? काफी हद तक। मिशनरियों पर सख्ती, देश की अपनी अंदरूनी कमजोरियां और उधर यूरोप में फ्रांस की बढ़ती ताकत और साम्राज्य फैलाने की इच्छा, इन सब ने मिलकर फ्रांस को एक मौका दे दिया। 19वीं सदी के मध्य में फिर फ्रांस ने अपनी नौसेना का इस्तेमाल किया और उन्होंने कब्जा कर लिया। पहले दक्षिणी हिस्से पर, जिसे उन्होंने कोचिन चीन कहा, और फिर धीरे धीरे बाकी पूरे देश को भी अपना संरक्षित राज्य बना लिया। इसे फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाने लगा। वियतनामी सम्राट बस नाम के रह गए थे। तो इस तरह से फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई, जिसने अगले कई दशकों तक इस क्षेत्र के इतिहास को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एकीकरण की कोशिशें जैसे ले थान टोंग या मिन मांग ने की, वो कभी-कभी बाहरी टकराव या अंदरूनी तनाव को भी जन्म दे देती हैं, और ये चीजें बाहरी ताकतों को दखल देने का मौका दे सकती हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। आज वियतनाम की उस कहानी पर थोड़ी बात करते हैं जो संघर्ष, क्रांति और बड़े बदलावों से गुजरी है। हम देखेंगे कि कैसे गुलामी से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, देश कैसे बड़े-बड़े युद्धों में फंसा और आज कहाँ खड़ा है। बिल्कुल, और ये समझना भी दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग सोच, अलग विचारधाराएं आपस में टकराईं, बाहरी ताकतों ने कैसे दखल दिया और इन सब ने मिलकर वियतनाम की किस्मत कैसे तय की। कुछ अहम मोड़ों और उनके असर पर बात करते हैं। हाँ, तो 20वीं सदी की शुरुआत में ही वो फ्रांसीसी कब्जे के खिलाफ आवाजें उठने लगी थीं। उस वक्त दो मुख्य सोच दिखती हैं। एक वो जो पूरी तरह विदेशी असर खत्म करके क्रांति लाना चाहती थी, हाँ, क्रांतिकारी रास्ता, और दूसरी वो जो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर सुधारों के जरिए आगे बढ़ना चाहती थी। ये शुरुआती मतभेद ये आगे चलकर बड़े टकराव की वजह बने। हाँ बिल्कुल, और इसी दौर में फिर राष्ट्रवाद और साम्यवाद जैसे विचार भी जड़े जमा रहे थे। जी बिल्कुल। हो ची मिन जैसे नेता सामने आए जिन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई पहचान दी। फ्रांसीसी राज में आप देखें तो रबर और कोयले जैसे संसाधनों का जबरदस्त शोषण हुआ, जिससे लोगों में गुस्सा तो था ही, हालांकि हनोई और साइगोन जैसे शहरों में एक मिलीजुली संस्कृति भी पनपी, वो भी एक पहलू है। लेकिन गांव में जिंदगी बहुत मुश्किल थी और वो असंतोष का एक बड़ा कारण बनी। फिर दूसरा विश्व युद्ध आया और जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया।
इससे हुआ है कि फ्रांसीसी पकड़ कमजोर हुई। बिल्कुल। इसी मौके का फायदा उठाकर वियत मिन मतलब हो ची मिन के नेतृत्व वाला स्वतंत्रता आंदोलन उसने जोर पकड़ा और 1945 में आजादी का ऐलान कर दिया। लेकिन फ्रांसीसी सेना वो वापस आ गई और फिर शुरू हुआ पहला इंडो चाइना युद्ध, जो काफी लंबा और भयानक था। हाँ, और उस युद्ध का नतीजा निकला 1954 में डेन बियन फू की लड़ाई से। ये एक निर्णायक जीत थी वियत मिन के लिए। इसके बाद जिनेवा में समझौते हुए, फ्रांसीसी शासन तो खत्म हुआ, लेकिन एक पेंच फंस गया। क्या पेंच? देश को अस्थायी तौर पर 17वीं समानांतर रेखा पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। ये बंटवारा असल में सिर्फ चुनावों तक ही रहना था, पर वो चुनाव कभी हुए नहीं। अच्छा। तो जिनेवा समझौते के बाद देश सीधे सीधे 2 दुश्मन खेमों में बंट गया। उत्तर में हो ची मिन की कम्युनिस्ट सरकार, हाँ, और दक्षिण में अमेरिका के समर्थन वाली ngô Dinh Diem की सरकार। और दियम ने तो दक्षिण में तानाशाही शुरू कर दी, अपने विरोधियों और कम्युनिस्टों को मतलब बेरहमी से कुचला। हाँ, ये बात सही है, पर यह भी देखना होगा कि उत्तर में भी भूमि सुधारों को लागू करने में काफी सख्ती बरती गई थी। उधर दक्षिण में डीएम के दमन के जवाब में दक्षिणी कम्युनिस्टों ने, जिन्हें बाद में वियतकॉन्ग कहा गया, हथियार उठा लिए। इसमें ले डुआन जैसे कट्टर नेताओं का बड़ा हाथ था, और अमेरिका का दखल वो भी बढ़ता गया, खासकर कैनेडी और फिर लिंडन जॉनसन के दौर में। फिर 1963 में डीएम का तख्ता पलट और हत्या हो गई। इससे दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई, बहुत ज्यादा। फिर अगस्त 1964 में वो टोंकेन खाड़ी की घटना हुई, जिससे अमेरिका ने बहाना बनाकर सीधे युद्ध में उतरने का फैसला कर लिया। लाखों अमेरिकी सैनिक वियतनाम भेजे गए, रोलिंग थंडर जैसे भयानक बमबारी अभियान चले, और पूरा देश एक खौफनाक गुरिल्ला युद्ध का मैदान बन गया। बिल्कुल। और फिर 1968 का टेट ऑफेंसिव, वो एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। हालांकि फौजी तौर पर वियतकांग और उत्तरी वियतनामी सेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इस हमले ने अमेरिका में युद्ध के खिलाफ माहौल बना दिया। टीवी पर लोगों ने देखा कि जंग असल में वैसी नहीं है जैसा सरकार बता रही है। जनमत बदल गया। हाँ, पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई, पर लड़ाई चलती रही। आखिरकार अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनामी सेना ने साइगॉन पर कब्जा कर लिया और वियतनाम एक हो गया। युद्ध के बाद एकीकरण तो हो गया, पर मुसीबतें कहाँ खत्म हुई। लाखों पुराने दक्षिणी अधिकारियों और सैनिकों को होक तापकाई ताओ यानी वो पुनः शिक्षा कैंपों में भेजा गया। वहां हालात बहुत बुरे थे, बहुत खराब। दक्षिण में समाजवादी आर्थिक नीतियां थोपने की कोशिशें, जैसे व्यापारों का राष्ट्रीयकरण, वो बुरी तरह नाकाम रहीं। अर्थव्यवस्था तो मतलब चौपट हो गई, खासकर जब चोलोन जैसे इलाकों में चीनी मूल के व्यापारियों को निशाना बनाया गया। और मुश्किलें तब और बढ़ीं जब पड़ोसी कंबोडिया में खमेर रूज शासन से सीमा पर लड़ाई छिड़ रही। वियतनाम ने 1978 में कंबोडिया पर हमला करके खमेर रूज को हटा दिया। इसके जवाब में चीन ने, जो खमेर रूज का समर्थक था, 1979 में वियतनाम पर हमला कर दिया। तो देश आर्थिक तंगी और दुनिया में अकेलेपन का शिकार हो गया। बस सोवियत संघ से कुछ मदद मिल रही थी। फिर 1986 के आसपास एक बड़ा बदलाव आया, नेतृत्व बदला। सोवियत संघ भी कमजोर पड़ रहा था और वियतनाम ने दुई मुई यानी नवीनीकरण की राह पकड़ी। ये बड़े आर्थिक सुधारों का दौर था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोला गया, निजी व्यापार को इजाजत मिली, विदेशी निवेश आने लगा। वियतनाम ने दुनिया से रिश्ते सुधारे, आसियान का सदस्य बना और 1995 में अमेरिका से भी संबंध सामान्य हो गए। और इन सुधारों का नतीजा भी दिखा। बिल्कुल जबरदस्त। तेज आर्थिक विकास हुआ, गरीबी बहुत कम हुई और वियतनाम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा। लेकिन अब भी चुनौतियां कम नहीं हैं। शहरों और गांवों के बीच बढ़ती खाई, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों में गरीबी, पर्यावरण की समस्याएं हैं और दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ तनाव बना हुआ है। और राजनीतिक तौर पर अब भी एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। तो ये थी वियतनाम के उस उतार चढ़ाव भरे सफर की एक झलक। गुलामी से आज़ादी की जंग, दशकों का विनाशकारी युद्ध और फिर एक जटिल शांति और तेज विकास का दौर। हाँ, और ये कहानी ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे किसी देश के अंदरूनी झगड़े और बाहरी ताकतों का दखल मिलकर उसका भविष्य दशकों तक तय कर सकते हैं और कैसे मुश्किल हालात से भी उभर कर आगे बढ़ा जा सकता है। आज भी वियतनाम के सामने आर्थिक तरक्की और राजनीतिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए क्या ये चर्चा उपयोगी लगी? इस विषय पर उनके क्या विचार हैं
और हम भविष्य की चर्चाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें ज़रूर बताएं।